हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। इसके पहली वाली क्लास में हमने क्लास 12 की मैथ के सिलेबस को एनालिसिस किया था कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और क्लास 12 की मैथ में कितने चैप्टर्स हैं। तो जब भी हम क्लास 12 की मैथ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आता है संबंध एवं फलन। संबंध फलन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लास 11th में भी एक चैप्टर रहता है, फर्स्ट चैप्टर जो रहता है वो होता है समुच्चय। समुच्चय को सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक समुच्चय को नहीं सीखेंगे तो हम संबंध फलन को आगे सीख ही नहीं सकते हैं बिल्कुल तरीके से। तो समुच्चय को सीखना में नंबर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम नंबर्स को ही डिस्कशन करेंगे कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्या होती है? सबसे पहले होती है वास्तविक संख्याएं और एक क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा पर क्या कर सकें? प्रदर्शित कर सकें। तो संख्या रेखा बेसिकली सबने देखी होगी, बीच में क्या रहता है? जीरो। और इसके अगर तुम दाईं ओर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेंगी? धनात्मक संख्याएं यानी +1 +2 +3 +4 डॉट 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 कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। और इसके जब अपन बाईं ओर आएंगे तो बाईं ओर हमें क्या दिखाई देंगे? -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 कहाँ तक जाती हैं? ये अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या क्या होती है? अपनी काल्पनिक संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम सिर्फ सोचते हैं, जिनकी हम कल्पना करते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जैसे अंडर के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस की है तो उन संख्या को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे -2 -1 हो गया, रूट में -2 हो गया, -3 हो गया। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याओं में एक मतलब अगर हम बात करें तो रूट के अंदर जो -1 होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। किससे करते हैं? आई। इसे हम क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। रूट के अंदर अगर -1 है उसका मान क्या होता है? आई। अगर देखो हम दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, यानी दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट से ये वर्ग क्या हो जाएगा? कट जाएगा और क्या बचेगा? -1 और यहाँ क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर। यानी आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। इतनी बात क्लियर है? तो संख्याएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो अब बात करें हम वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या? सबसे पहले जो होती है हम क्या होती है? परिमेय संख्याएं और एक और क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि इसमें जो q का मान होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में तो लिख सकते हैं लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं। ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर √2 √3 √5 डॉट 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 अनंत। तो यहाँ से ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि सभी ने एक चीज का नाम जरूर सुना होगा जिसे हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। तो जल्दी से बताइएगा कि पाई क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? पाई परिमेय संख्या है या
अपरिमेय संख्या। अगर बात करें यहाँ पर पाई की वैल्यू पता है, पाई का मान क्या क्या होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7। क्या होता है 22/7। और जब 7 का इसमें भाग देंगे यहाँ से पाई का एक मान और निकलता है 3.14। क्या निकलता है 3.14। तो देखो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे क्या कहलाएंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ देखो 22/7 ये p/q के रूप में है कि नहीं। अगर 22/7 p/q के रूप में है तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, सिर्फ 22/7 की बात कर रहे हैं, पाई की बात नहीं कर रहे। तो ये क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। अब यहाँ देखो पाई का एक मान हो गया 3.14। 3.14 तो 3.14 क्या परिमेय संख्या है। तो थोड़ी बहुत मैथ तो आती होगी। यहाँ से जब हम दशमलव को हटाएंगे तो बटे में क्या है 2 अंक पहले दशमलव लगाता तो नीचे क्या है 2 जीरो बढ़ जाएंगे नहीं। तो ये किस फॉर्म में आ गया p/q। p/q के फॉर्म में अगर ये संख्या आ रही है तो ये संख्या क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। लेकिन पाई जब तुम इसमें 7 का भाग देते जाओगे तो यहाँ से इनफाइनाइट टर्म मिलेंगे तुम्हें, मतलब इसका अंत भाग देते जाएंगे और तुम्हें अंत नहीं मिलेगा इनका। यानी कि जब तुम 7 का भाग 22 में लगाते जाओगे तो जब तुम्हें अंत ही नहीं मिलेगा, यानी अनंत तक ये चलते जाएंगे। इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इससे 3 चीजें क्लियर हुई कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या है और पाई का मान क्या होता है 22/7। तो 22/7 p/q की फॉर्म में, इसलिए वो क्या होता है परिमेय संख्या। और एक और मान क्या होता है अपना 3.14। तो 3.14 होता है, इसलिए हम क्या है p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए जो 3.14 होता है वो भी क्या होगी अपनी परिमेय संख्या होगी। इतनी बात क्लियर है। अपन क्या क्या देख चुके कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं। और दूसरी क्या होती है काल्पनिक संख्या, जो अंडर रूट के अंदर माइनस की होती है वे काल्पनिक संख्याएं। और फिर दूसरा हमने क्या देखा है यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद परिमेय संख्या को फिर हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्या है पूर्णांक संख्याएं और दूसरी क्या होती है हमारी भिन्न, यहाँ से बोलते हैं दशमलव संख्या। इन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो भिन्न वही होती है जो p/q के रूप में आ जाती है। ठीक है, वो क्या होती है अपनी भिन्न संख्या होती है, इन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करें इसकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसी जैसे हमने यहाँ पे बताया इस नंबर लाइन पर पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं तो 0 इस साइड क्या होंगी प्लस वाली संख्याएं होंगी +1 +2 +3 और +4 डॉट डॉट डॉट। और इस साइड क्या होंगी -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट इस साइड भी अनंत। यानी कि माइनस की संख्या और प्लस की संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं रहती हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन सभी को पूर्णांक संख्याएं। यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो संख्या क्या कहलाती है पूर्णांक संख्या। लेकिन उनको उन सभी संख्याओं को क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए पूर्ण संख्याएं, वही क्या कहलाती है अपनी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं को भी मोस्टली 2 कैटेगरी में बांटते हैं। क्या, एक तो होती है अपनी धनात्मक पूर्णांक और एक क्या होती है अपनी ऋणात्मक पूर्णांक। एक क्या होती है धनात्मक पूर्णांक, एक क्या होती है ऋणात्मक पूर्णांक। देखो 0 के इस साइड यानी बाईं ओर जो ऋणात्मक जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जो संख्याएं माइनस में होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 के दाईं ओर नंबर लाइन पे जो प्लस की संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद बात करें तो धनात्मक पूर्णांक, फिर इसके बाद बात आती है अपनी संख्या कौन सी यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं, जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 5
6 डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक जाते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद बात करें पूर्ण संख्या, तो यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल करते हैं, किसको शामिल करते हैं, जीरो को शामिल करते हैं, तो वो कौन सी संख्या बन जाती है अपनी, पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर ले तो वो क्या बन जाती है, अपनी पूर्ण संख्या बन जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद बात करें तो देखो एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले कौन सी संख्या थी अपनी, प्राकृतिक संख्या। कौन सी थी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या है, जीरो को शामिल कर लिया, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हमने जीरो को शामिल कर लिया तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, अपनी पूर्ण संख्या। क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो इन मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने का पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस वाली संख्याओं, किसकी, माइनस वाली संख्याओं को हम शामिल कर ले तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि प्लस वाली, यानी प्लस, जीरो और माइनस को शामिल करने पर जो संख्याएं हमें मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं के बाद हमारी क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। यानी कि प्राकृतिक ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और इसमें जीरो को शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। और इसमें अगर नेगेटिव वाली यानी माइनस वाली ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर वो क्या बन जाती है, अपनी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। और ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और फिर इसका अपरिमेय संख्या अपनी अलग ही होती है। क्या होती है, जैसे √2, √3, रूट से बाहर नहीं निकलती है, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। इतनी बात क्लियर है। तो यहीं से हुआ प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को शामिल किया तो हमें क्या मिल गई, यहाँ से प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या को मतलब जीरो को शामिल किया तो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर माइनस को मिला लिया जाए तो हमें क्या मिल जाती है, यहाँ से पूर्णांक संख्याएं। क्या मिल जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। यानी परिमेय संख्या के अंदर जिस सभी संख्याएं आती हैं, क्या है, परिमेय संख्या के अंदर जिस सभी संख्याएं आती हैं। अब प्राकृतिक संख्या में कुछ संख्याएं और होती हैं, जैसे हम बात करें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी ऐसी संख्याएं जिनके मैक्सिमम 2 गुणनखंड होते हैं। कितने, अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के उदाहरण में अगर हम बात करें तुमसे, जैसे हमने गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6, तो याद रखो अगर हम यहाँ 1 को अभी छोड़ो, अब इसके बाद 2 की बात करें, 2 के गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड यानी कि किससे कट सकती है संख्या, तो 1 को 1 से कट सकती है और एक और किससे कटेगी, 2 से। क्या इसके अलावा और किसी से कटेगी नहीं। यानी कि अगर 2 के गुणनखंड से क्या है, एक तो वही स्वयं संख्या होती है, अभाज्य संख्या में एक तो उसका गुणनखंड या स्वयं वही संख्या होती है और साथ में क्या होती है, एक और 1 होती है। इसके अलावा अगर और कोई गुणनखंड आते हैं तो वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती हैं, फिर वो संख्याएं क्या बन जाती है, अपनी भाज्य संख्याएं। तो अगर हम तुमसे बात करें कि 2 क्या है, तो 2 1 क्या है, अपनी अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3 की बात करें तो 3 के भी अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 और 1, तो इसके भी कितने गुणनखंड है, सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसलिए ये 3 भी अपनी कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 4 की, तो 4 के गुणनखंड क्या, 1 होगा, 2 होगा और साथ में क्या होगा, 4। तो देखो 1 और स्वयं के अलावा एक अन्य गुणनखंड भी हमें प्राप्त हुआ, इसलिए 4 क्या है, अपनी अभाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 की बात करें तो 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो 1 और एक 5, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए 5 क्या कहलाएगी, अपनी अभाज्य संख्या। और 6 की बात करें तो 6 के गुणनखंड 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और साथ में क्या होता है, 6। तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य 2 गुणनखंड की प्राप्ति और हुई, इसलिए 6 की अपनी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी।
अब सबसे पहले बात क्या करें, एक। अब एक क्यों छोड़ दिया था, अगर एक की बात करें, एक का गुणनफल क्या होता है, सिर्फ एक। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके मतलब जिनके कम से कम दो गुणन, जिनके सिर्फ दो गुणनफल हो। कितने गुणनफल हो, दो। तो अगर हम एक की बात करें, एक के तो गुणनफल कितना है, सिर्फ एक ही तो है, इसके दो गुणनफल नहीं है, इसलिए एक क्या है अपनी अभाज्य संख्या नहीं है। और एक ना ही तुम्हारी अभाज्य होती है और ना ही भाज्य, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, उसका गुणनफल एक होना चाहिए और एक स्वयं भी होना चाहिए और साथ में इसके अलावा कोई अन्य संख्या भी होना चाहिए। यानी ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और फिर किसी अन्य संख्याओं से और से भी कटे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या अगर हम बात करें तो क्या होगी, सबसे पहले हमने दो देखा था, दो क्या थी अभाज्य, तीन भी क्या थी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 4। इसके बाद 6, फिर क्या होगी 6 के बाद 7 तक क्या होगी अभाज्य, 7 के बाद 8 डॉट 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 ऐसी हमारी क्या हो जाएंगी, अनंतर चलती जाएंगी। फिर एकांक संख्या क्या कहलाती है, एकांक संख्या सिर्फ एक ही होती है, इसे हम बोलते हैं एक। क्या बोलते हैं, एक। क्योंकि एक ना तो यह भाज्य है, ना तो यह भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। यानी एक क्या है, नोट में याद रखना, एक क्या है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब इसके बाद हम तुम्हें एक दो नोट पॉइंट लिख देना। नोट में सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभी देखा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी अपनी, 2। और दूसरा क्या रखना, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखना सम सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है भाई क्या होती है, सम अभाज्य संख्या। तो सबसे सम अभाज्य संख्या क्या होगी अपनी, 2। क्योंकि 2 के अलावा जितनी अपनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सभी क्या कहलाती हैं, अपनी विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद बात करें दो संख्याएं और है अपनी, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और इसके बाद क्या है 11 इतनी बात क्लियर है। तो देखो संख्याएं कौन कौन सी हुई अपनी, सबसे पहले क्या थी, वास्तविक, काल्पनिक। फिर वास्तविक 2 प्रकार की थी, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय तुम्हारी 2 प्रकार की, पूर्णांक और भिन्न दशमलव, इसको देखने की जरूरत नहीं है। पूर्णांक की भी तुम्हारी क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और एक क्या होता है, शून्य रहता है। ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक भी 2 टाइप से रहते हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या होती है, अभाज्य संख्या भी आती है, एकांक संख्या। और एकांक संख्या यानी एक, क्योंकि वह ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य। और क्या होती है हमारी भाज्य संख्या। और दो संख्या हमारे क्या अपनी सम संख्या है और अगली क्या है अपनी विषम संख्या। तो देखो इतनी जानकारी अच्छी से संख्याएं समझ में आ गई हो, अगर नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना। तो अब जो नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे समुच्चय। समुच्चय के बारे में जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है, क्योंकि जब तक तुम्हें समुच्चय समझ में नहीं आएगा तो तुम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन उसे नहीं पढ़ सकते। तो अगली क्लास जो आएगी वो समुच्चय पर बेस्ड रहेगी। ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।